हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एसएससी जीडी बार बार पूछ रहा था। तो मैं सोचा इस पर एक ब्रीफ वीडियो बना ही देता हूं, जिससे बच्चों को लाभ होगा। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन एसएससी जीडी में जो प्रश्न आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, जिनकी संभावना ज्यादा है, इस चैप्टर में हम लेंगे। नाम है इसका मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति के नाम से जानते हैं। बेटा क्या है? क्षेत्रमिति। जितना क्षेत्र ग्रहण करेगा और उसका जो हम अध्ययन करेंगे उसी को हम क्षेत्रमिति कहते हैं, मेंसुरेशन। बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है और इस पर हम ट्रिकी मेथड से सारी चीजों को डील करेंगे और बेसिक चीज समझते हुए। तो जल्दी से विपुल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक क्यों करेंगे सर जी? मुझे आप पसंद नहीं है। अरे भाई, नहीं पसंद है फिर भी लाइक कर दो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? ओके, तो बच्चों एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि हाँ, सारी चीजें सर जी बढ़िया से दिखाई दे रही है। मैं मानता हूं कि थोड़ी देर के लिए दिक्कतें हुई और क्लास 7 बजे से नहीं स्टार्ट हो पाई। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है? टेक्निकल इशू। इस टेक्निकल इशू का नाम बड़ा अजीब है, सब लेते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना कि सर जी थोड़ा सा लेट कर देते हैं तो टेक्निकल इशू का नाम दे देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिया कुशवाहा, दोनों प्रिया जुड़ चुकी हैं, ज्ञानचंद, अखिलेश कुमार यादव। ओके, तो अब लेट ना करते हुए बेटा सेशन को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अच्छे से। अच्छा, चलिए, कुलदीप यादव। ओके, तो बच्चों अब लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको भी उबन होगी कि हाँ सर, एक तो लेट आए हैं उसके बाद भाषण दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो एसएससी जीडी ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुजों पे आधारित प्रश्न। बेटा त्रिभुज होता क्या है, पहले इस चीज को समझ लिया जाए। कितने प्रकार का होता है, इस बात को थोड़ा सा समझ लिया जाए। फिर इसके क्षेत्रफल वगैरह में क्या होती है बातें, उसको समझ लिया जाए, तब आज बात करेंगे। मतलब एक थ्योरी देते हुए फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो आप लोगों का साथ बना रहे। कमलेश चौहान जुड़ चुके हैं, धन्यवाद, हम अच्छे हैं। आप अपना बताइए भाई। तो त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं भाई? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में होता क्या क्या है? तीन भुजाएं, देखिए तीन शीर्ष होते हैं, जहां पे ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं बेटा, उसे हम शीर्ष बोलते हैं। मान लीजिए ये तीनों बिंदु क्या है? ए, बी और सी। इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये भुजा हो जाती है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी होती है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। डिफिनीशन लिखने की जरूरत है? चलिए लिख देते हैं। तीन भुजाओं से घिरी समतलीय आकृति। समतली मतलब जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं वो एक समतल में है भाई। समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लीजिए, कुछ तो शॉर्टकट कर दिए। आराम से पढ़ाइए सर जी, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो बेस भी पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें अब सिखा रहे हैं, केवल क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं सर जी, एक एक बात बताइए। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सोनू कह रहे हैं सर डिफिनीशन इंग्लिश में भी बता दीजिए। अ प्लेन फिगर विच इज बाउंडेड बाय थ्री साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल, त्रिभुज कहलाएगा भाई, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन शीर्ष हो गए और तीन भुजाएं हो गई, और तीन अंतः कोण होते हैं बेटा। तीन अंदर वाले जो कोण होते हैं वो तीन अंतः कोण होते हैं। तो ए, बी और सी को क्या बोलते हैं हम? शीर्ष, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। अच्छा है। अच्छा, ए बी, बी सी
और CA, जिसको आप ABC से भी देख रहे हैं, ये क्या हो गई? भुजा, जिसको आर्म या साइड बोलते हैं भाई, आर्म या साइड भी लोग बोलते हैं, तीनों दोनों बातें बोलते हैं, भुजा, आर्म और साइड, अंग्रेजी में जो बातें हैं। और 3 अंतःकोण, कोण A, ये हो गया देखिए कोण A, कोण B और कोण C, 3 अंतःकोण होते हैं। अंतः मतलब अंदर वाले कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण, ठीक है, इंटीरियर एंगल। यस सर जी, सब कुछ समझ में आ रहा है, यहां तक तो समझ में आया सर जी। अब आगे बताइए, 3 अंतःकोण हो गए, इसकी एक प्रॉपर्टी भी जानते रहिए, क्या? तीनों अंतःकोणों का योग एंगल A, एंगल B और एंगल C का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। यस सर, ये बात एकदम मोटे मोटे में लिख दिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये बात कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। द सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सर जी। अब एक बात और बता दीजिए कि जो बाह्य कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बहिष्य कोण जिसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। देखिए ये एक्सटीरियर एंगल है, जब भुजाओं को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कोण बनेंगे, एक बाहर की ओर इधर, एक बाहर की ओर इधर, एक बाहर की ओर इधर। तो ये इंटीरियर एंगल के लिए होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? बाह्य कोण या बहिष्य कोण बोलते हैं, बहिष्य कोण। और बहिष्य कोणों का योग क्या होता है? बहिष्य कोणों का योग क्या होता है? सब प्रॉपर्टी जानते रहिए। 360 डिग्री इसका और ये बाहर के तीनों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। उत्कर्ष तिवारी, सोनू केसरवानी और जितेंद्र कुमार, गुड इवनिंग। कुलदीप, ओके, सभी बच्चे जुड़ गए हैं, हर थ्योरी को समझते चलिए भाई। अब देखिए हम बात कर चुके कि त्रिभुज कहते किसको हैं। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुजों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है त्रिभुज। ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे, ये वाला सही है भाई, और इस पे कलर अगर येलो लग जाए तो और अच्छा है। हाँ ठीक है सर जी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार देखिए सबका अपना अपना मतलब है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः अगर हम त्रिभुज की बात करें तो भुजा के आधार पर होता है और कोणों के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर होता है और कोणों के आधार पे होता है। 3 होते हैं भुजा के आधार पे, कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज। मैं यही सारी बातें बता दे रहा हूं, एकदम ध्यान से समझिए, जिसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। थोड़ा आज आंख चमक रही भाई, थोड़ा क्या दिक्कत? हाँ, समबाहु त्रिभुज जिसको हम बेटा इक्विलेटरल के नाम से जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं सर जी? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी, तीन के तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अगर तीनों बराबर भुजा को हम ए और ए मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब शुरू हो गया खेल। क्षेत्रफल माने कितना जगह ये अपनी इस प्लेन पर, इस तल पर, समतल पर लेगा, यही क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा? जिसको हम लोग बेटा एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल एरिया होता है।
और इसका एरिया क्या होता है। वैसे तो किसी भी त्रिभुज की अगर बात कर ले हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार जिस पर बात हो रही है, ये आधार है तो इसकी ऊंचाई ये होगी लंबवत, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये सबसे फेमस सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, सबसे फेमस सूत्र है बेटा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सबसे फेमस सूत्र है, ये सभी त्रिभुजों में अप्लाई होगा, लगेगा मतलब। ओके ठीक है सर जी। क्षेत्रफल क्या होगा, अब देखिए इसमें दो बातें हैं। पहले तो हम इसकी ऊंचाई समझ लें। ऊंचाई क्या होगा, यहां से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, सीधा लंबवत 90 डिग्री पर गिराएंगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये जो सीधा लंब गिराया गया है यही इसकी ऊंचाई होगी। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जहां ये काटता है सम्मुख भुजा को, देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अगर हम यहां डी ले लें तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। और ये केवल और केवल किसके लिए होता है, ये केवल और केवल समबाहु त्रिभुज में वैलिड है, समद्विबाहु में भी होता है, बताएंगे अभी। तो क्षेत्रफल जरा सा देख लें, इसका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा करणी में 3/4 और ये जो भुजा है उसी का स्क्वायर, पहला सूत्र। दूसरा समझ लें इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई भी डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाता है तो उसको भी याद रखें। ऊंचाई h बराबर होता है करणी में 3/2 इंटू भुजा। अच्छा तीसरी बात आप याद रखिएगा, ये बी डी और सी डी किसके बराबर होते हैं, आधा हो जाता है भुजा का, आधा a/2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। ये भी जानते रहिए प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा, तो अब ज्यादातर बच्चे केवल भुजा जानते हैं, प्रत्येक भुजा ही नहीं बराबर होती, प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं। सर जी पूरी बात बता देंगे क्या, सब मैं यहां लिख दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रत्येक कोण कितना होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। यह भी याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। सर जी थोड़ा सामने से हट जाइए, दिखाई नहीं दे रहा है। ओके इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्यादा परेशान ना हो। जितना आप ज्यादा परेशान होंगे उतनी ही आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ओके चलिए, सर जी कहाँ चलना है, हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। सर एक्सटर्नल का मतलब आउटसाइड, हाँ एक्सटर्नल मतलब बाहर का, किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये भुजा के साथ जो कोण बनाते हैं उसी को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। देख लीजिए आप यहां पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये कोण, हाँ देखिए यहां पे ये कोण बाहर पे दिखाई दे रहा है ना, यही कोण बाहरी है। यानी किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ा दिया जाए और त्रिभुज की भुजा के साथ जो कोण बने उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, बहिष्ठ कोण।
जितेंद्र कल कोचिंग आएगा या नहीं? अरे भाई उसको बाद में देख लिया जाएगा। समझ में आया यहां तक? ये समबाहु त्रिभुज की कहानी थी। सर जी अब दूसरा प्रकार बताइए भुजा के आधार पे। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोसिलस ट्रायंगल। आइसोसिलस ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बेटा? बराबर होती हैं। केवल और केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ देख लीजिए, त्रिभुज बनाने का प्रयास किए हैं वैसे ही। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा बराबर ये भुजा। ठीक है, इसमें बेसिक तरीका अप्लाई करते हैं, ज्यादा फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यहां से सम्मुख भुजा पर लंब डालिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। दो भुजा यानी दो साइड और दो कोण बराबर होते हैं। पहली कहानी यही है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। समद्विबाहु, नाम देख रहे हैं, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अच्छा, यहां पर जब हम लंब डालते हैं 90 डिग्री पर, सामने वाली भुजा से, सामने वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। अर्थात समबाहु त्रिभुज की तरह यहां भी BD बराबर CD होगा। ठीक है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यही काम करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार जो है BC है और ऊंचाई जो है वो AD है। ठीक है, ज्यादा दिमाग हम लोग लगाएंगे, फार्मूला रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो कितना रटेंगे। ये दो बातें काफी थी समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। और विषमबाहु भी त्रिभुज इसी में बता दे रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई विशेष है नहीं, उसमें भी सारी चीजें इसी तरीके से करते हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों और तीनों अंतःकोण भी अलग होते हैं। भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है सर, यहां से एक बात तो हमको समझ में आ गई सर जी कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको देखा जाए। लीजिए, पहला सवाल आ गया आपके सामने। ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। पहले एकदम आराम से सीधा सीधा क्वेश्चन अब करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए, इसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाओं को A मान लिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया। एरिया होता है √3/2 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये दिया गया है 25। ठीक है, तो A स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 बटा करणी में 3। ठीक है, ये मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है क्या? 125 केवल 25 नहीं होगा। पहला ही क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया क्या भाई? उत्कर्ष तिवारी ऑप्शन बी बोल रहे हैं। कैसे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल 25 है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहां से तो नहीं होगा, इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, √3/4 होता है जी। लीजिए, अभी हम बताए हैं और अभी हम भूल गए।
√3/4। तो ये कितना हो जाएगा, यहां a², 25 चौका 100, 100/√3। ठीक है, बहुत सही। तो a बराबर कितना हो जाएगा, फिर भी तो नहीं आ रहा है। वो ठीक है, वो ठीक है। अब a² बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम a निकालते हैं तो वर्गमूल में 100 ले लेंगे और यहां डबल वर्गमूल लग जाएगा 3 पे। यही बात उलझ रही है, ऊपर तो 10 आ जाएगा, नीचे √3 का √3। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करता हूं, क्योंकि गलती तो है ही क्वेश्चन में टाइप करने में। क्वेश्चन को हम लोग एक बार करेक्ट करते हैं। इसको ले लेते हैं बेटा 25√3, 25√3। तो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा 25√3। √3 टाइप नहीं हुआ शायद, तो √3 कट जाएगा। a² बराबर 25 गुना 4, 25 गुना 4 100 होता है, और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। सभी बच्चों को समझ में आया, किंग बॉय प्रिया, हाँ ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आए। यदि भुजा, लिखिए भुजा ही नहीं दिया गया है, यदि भुजा वाला समबाहु त्रिकोण हो तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। टाइपिंग महाराज एकदम गलत किए हैं भैया, 1 मिनट रुकिए, मैं मेन कॉपी देखता हूं। हाँ भाई, यहां पर भुजा है 2√3, 2√3। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए की वैल्यू है 2√3 वाला समबाहु त्रिकोण है, तो त्रिकोण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यच बराबर ऊंचाई का फार्मूला है आपके सामने, यहां हम लिखे थे, याद हो तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। समबाहु त्रिभुज में देखिए ये ऊंचाई का फार्मूला लिखा गया है √3/2a। ठीक है, हाँ, √3/2a, ए की जगह पे 2√3 लिख दिए, 2 से 2 कैंसिल, √3 कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। थ्री सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसको करेक्शन किस तरीके से किया जाए भाई। 2√3, 4√3, 8√3, 16 सेंटीमीटर दिया गया था जी। चलिए लगाने का तरीका तो हम सीख गए ही हैं, वैल्यू बदलने से क्या मतलब है। ठीक है, टाइपिंग वाले महाराज एकदम गलत किए हैं। कितना है, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये भुजा कितनी हो गई, 16।
16 से याद आया, संख्या भी 16 हो गई। अच्छा, भुजा 16 है, एच कितना हो जाएगा, √3/2 भुजा स्क्वायर, यानी 16। भुजा स्क्वायर नहीं होता, वहां एरिया में होता है। तो 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे तो 8, कणी में 3 हो जाएगा। ये देखिए रेड किए हैं उसको, सही वाले आंसर को। चलिए इसका भी आंसर तो आपको पता ही होगा क्योंकि यहां से रेड है। हाँ, यहां देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, यहां 2√3 है, 2√3 है। आपको ऊंचाई ही दी गई है 2√3, और आपको पता है कि √3/2a होता है ये। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a = 2 2 जा 4 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्धारित कीजिए। तो एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 × 4, 4 4 कैंसिल, 4√3 आ जाएगा, 4√3। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। हाँ, प्रिया ऑप्शन सी, ऑलराउंडर, जय सिया राम, साक्षी केसरवानी, उत्कर्ष तिवारी, बहुत बढ़िया। अच्छा, देखते जाइए भाई, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो चीज़ों को सुधार लिया जाए। यहाँ 9√3 होगा, 9√3। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिधि निकालिए। परिधि मतलब परिमाप होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसकी परिधि क्या होगी। अगर हम साइड निकाल लेते हैं ए तो तीनों को जोड़ देंगे तो परिधि या परिमाप होता है। परिधि या परिमाप दोनों एक ही बात है। वृत्त के लिए ज्यादातर परिधि अप्लाई किया जाता है, इसलिए बच्चों को वृत्त ही याद आता है, बाकी सभी जगहों में होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब कितना है बेटा, √3/4, ठीक है। संख्या इंक्रीज करिए रेगुलर, इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ क्लास दी जाएगी। क्या डिस्क्रिप्शन सर जी, एक एक थियरी पढ़ा दी जाएगी इसी तरीके से, घबराइए नहीं। सर जी हम क्यों घबराएंगे। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, यही क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है। 9 कणी में 3 दिया गया है ये क्षेत्रफल, तो कणी में 3 तो पहले उड़ गया। a² = 9 × 4। अब देखिए आसान होता है, a बराबर 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, यानी भुजा आ गई 6। और जैसे ही भुजा आई यहां रखिए, 3 × 6 = 18, 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही जवाब है। तो क्षेत्रफल के सवाल आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये पूरी क्लास लगातार लाइव में। एक फायदा होता है, चीजें आप तुरंत पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ प्रमेय जानते हैं तो और अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो आज हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा। मान लीजिए 3 शीर्ष हैं ए बी और सी, दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं, और DE क्रमशः AB BC के मध्य बिंदु हैं। AB और BC के मध्य बिंदु कौन है, D और E। तो त्रिभुज ABC और समलंब DEC का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखिए यहां से मध्य बिंदु मिला दीजिए, ये D और ये E है। अब देखिए ये बराबर इतना है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। चलिए अब समलंब का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ये समलंब का और ये ऊपर त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए, बड़े वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और समलंब का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, ठीक है। एक बार मैं सवाल क्लियर कर लेता हूं। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल व समलंब ADEC,
त्रिभुज DEC है। एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और समलंब ADEC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। हाँ ठीक है, सवाल सही है। थोड़ा सा यहीं, तो त्रिभुज ABC, यहां जो खाली जगह है, यहां जो खाली जगह है, इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा? त्रिभुज ABC। और यहां पर त्रिभुज नहीं होगा, समलंब होगा। कौन सा? DEC, BDEC, यहां पे समलंब होगा। DBEC के क्षेत्रफल का अनुपात। विशाल कुमार, साक्षी 18 सेंटीमीटर, हाँ वो तो पिछले का है। संजय, प्रिया, ऑप्शन डी 4:3। आइए देखते हैं। थोड़ा सा एक थ्योरम को समझते हैं। अगर एक हम यहां से और यहां खींच दें, मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, तो एक प्रॉपर्टी को हम फॉलो करा सकते हैं। ओ सर जी, आप तो गेम खेल गए। देखिए, ये पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है, एक बराबर होता है। अगर हम देखें, और सभी सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। एक बात और याद रखिएगा, दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। यहां तो चार के चारों बराबर हैं, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी भुजा हम 1 मानते हैं, इसकी भुजा 1 मानते हैं, इसकी भुजा 1 मानते हैं, ठीक है, तो अगर हम इससे कहें कि ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हम 1 मान लेते हैं। भुजा छोड़िए, भुजा के चक्कर छोड़िए, सीधा क्षेत्रफल पे बात करिए कि अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? स्मॉल a या कुछ मान लीजिए, हाँ स्मॉल a ही मान लेते हैं। तो इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा। होगा कि नहीं होगा? 4 हैं, तो बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। और समलंब जो बन रहा है, ध्यान दीजिए, जहां से मैं मार्क कर रहा हूं, ये पूरा आपका समलंब है जिसमें 3 त्रिभुज जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्षेत्रफल कितना मिलेगा? 3a। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल। सर थ्योरम पता होगा तभी कर पाएंगे? जी हां, थ्योरम नहीं पता होगा तो अच्छे से गाना गाएंगे। क्या गाना तो नहीं याद आ रहा है? 4:3, ऑप्शन डी। और कई बच्चों का सही आया है ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है? ये जबरदस्त क्वेश्चन था हाई स्कूल में, ये फेमस क्वेश्चन था, इसलिए अगर आपको याद हो तो, जिन बच्चों को याद था वो डायरेक्टली कर पाए हैं। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 है। अब देखिए सर, समकोण त्रिभुज तो अभी नहीं बताए थे, बता देते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन इसीलिए तो होता ही है कि हमको थियरी बताना पड़े। अगर हम थियरी न बताएं तो आप उसको कर ही नहीं पाएंगे। चलिए, नहीं सर ऐसा नहीं, हम कर लेते हैं, हमें इतना बेवकूफ न समझिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 अंश हो। समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं और ये 39 है, और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है। अच्छा, दोनों भुजाओं का अंतर कितना है? 21 है। 21 है एक। चलिए,
इसको अगर हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 21। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो अब इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। नहीं नहीं, ये बराबर है तो उसमें तरीका नहीं लगेगा, सम निकालना ही पड़ेगा। तो 39 किसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है? कोमल कुमार, पीयूष तिवारी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सर जी हमें भी नहीं समझ आ रहा है। अरे भाई कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? एक एक बात सिंपली तो बता रहे हैं। अब देखिए यहां पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, एक्स प्लस 21 का होल स्क्वायर बराबर 39 का होल स्क्वायर। अच्छा तो 39, इसको तो बड़ा लंबा हो जाएगा सर जी, कोई तरीका बताइए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में देखिए 39 किस में आता है? और दो भुजाओं के बीच का अंतर भी 21 होना चाहिए। ऐसी दो भुजाएं बताइए, नहीं तो ये तो लंबा हो जाएगा। 39 का स्क्वायर बड़ा लंबा हो जाएगा ये प्लस करने के बाद। हाँ सोचिए सोचिए, तब तक पानी पी लेते हैं भाई हम। ओके चलिए भाई क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर से। यहां पाइथागोरस का थ्योरम लगा के आप सीधा वर्क करके सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ तरीका अपनाई करिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करके। चलिए पहले सॉल्व ही कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 41 दूना 21 दूना 42 एक्स बराबर इसका 9 81 और आज काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। तो 9 9 81 और दोनों का गुणा कर दीजिए। 9 त्रिक 27 दूना 54, ठीक है। 54 और 8 कितना हो जाएगा? 54 और 8, 8 4 12, 6 1 7 72। तो 2 लिखेंगे, 7 हाथ से लगेगा, 3 त्रिका 9 और 7 16, 1621 हो जाएगा। नहीं ये तो ज्यादा हो गया। चलिए पाइथागोरन ट्रिपलेट से डायरेक्ट कर देते हैं, इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ये हो जाएगा 36 15, 5 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का 25, 6 का 36, 6 6 5 11, 9 9 81। हाँ ठीक है। ये देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर होगा कि नहीं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। और इन 15 और 36 के बीच में 21 का डिफरेंस भी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 1/2
15 गुना 36, ठीक है, तो 18 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 18 का 18 और 9 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आलोक तिवारी 36-15, अच्छा हाँ 36-15 कुलदीप बता रहे हैं भाई, लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा बता रहे हैं, 1521 बता रहे हैं, वो गलत है। इस पर आ जाइए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर भुजा 4 सेंटीमीटर है बेटा तो क्षेत्रफल कितना होगा? एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर, 4 से 4 काटिए, 4√3 डायरेक्ट फार्मूले पर ही है। आ जाइए, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा किसका? आयत का। आयत क्या होता है पहले इस बात को समझें। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। समांतर मतलब आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर हो और बराबर हो। समांतर होता है तो अपने आप बराबर ही हो जाता है, ये भुजा बराबर इसके और ये दोनों भुजा बराबर होंगी। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, हाँ ऑप्शन डी, संजय कुमार, आलोक तिवारी, साक्षी केसरवानी, सोनू केसरवानी, सभी का आ रहा है। सर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया आलोक तिवारी, आप पीछे से फिर से रिपीट कर दीजिए, ऑनलाइन में सब रिकॉर्ड हो जाता है। जो लाइव क्लास चल रही है उसको थोड़ा स्लाइड करके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो? 90 डिग्री हो, आयत कहलाता है। ठीक है सर जी, इंग्लिश में भी डिफिनीशन, अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सभी इंटीरियर एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। देख लीजिए आपके सामने फिगर भी बना दिए हैं, और ये साइड होती है, आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है। मान लीजिए इसको हम लेंथ कह दिए और इसको ब्रेथ, तो ये भी क्या हो जाएगी? आमने सामने की साइड इक्वल होगी, ये भी ब्रेथ हो जाएगी बी, और ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी। सर जी ये तो भुजा हो गए, ये जो तिरछी रेखा आप खींच रहे हैं वो क्या है? इसको बेटा विकर्ण बोलते हैं। रामायण सॉरी महाभारत वाला विकर्ण नहीं है, ये कौन सा विकर्ण है? आयत वाला विकर्ण है। तो ये विकर्ण हो जाएगा जो कि विपरीत शीर्षों को मिलाता है, जैसे ए बी सी और डी कर दिए, तो इसमें विपरीत शीर्षों को मिलाता है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाता है। तो सर जी कितने डायगोनल होते हैं? 2 होते हैं। इसमें कितने डायगोनल होते हैं बेटा? 2 होते हैं। साइडेड से कर देते हैं इसको। अच्छा, अगर हम यहां से देखें बेटा तो ये 90 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का, अर्थात विकर्ण कितना आ जाएगा? विकर्ण हो जाएगा अंडर रूट के अंदर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, एक सूत्र बन गया। सर जी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी बच्चों को पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और परिमाप क्या होता है, या परिधि पूछ लें तब 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। और विकर्ण आपके सामने लिख ही दिए हैं। और क्या पूछा जाता है यहां से? नहीं, और कुछ विशेष तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, उत्कर्ष तिवारी, बिंदु P6-8 की मूल बिंदु से दूरी क्या है? विनोद पांडे, गुड इवनिंग।
बेटा आप क्वेश्चन तो अभी इसका आयत का चल रहा है, आप कहाँ का दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। ओके, बाकी लास्ट तक आप रुकिए, लास्ट में अभी इसको सेशन को कंप्लीट करते हैं तो आपका क्वेश्चन भी हम बता देंगे। आ जाइए आयत पे सवाल करते हैं। थोड़ा सा थियरी बताएं सर जी, तुरंत आयत पे सवाल। हाँ भाई, आसान क्वेश्चन है तो कर लिया जाए। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 और 25 है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए एक आयत लेते हैं और आपके सामने ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, हाँ सर जी, इसको सॉल्व करते हैं। बाकी बच्चे किधर गए भाई? तो लंबाई कितनी है इसकी? 7, और विकर्ण कितनी है? 25। ये 7 है और ये 25 है। ये कितना होगा? 7 सते 49, 9 आता है, और 4 चौक 16, 16 9 25, ये 24 होगा क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट से देख लीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे तो 25 प्लस 24 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे तो माइनस 25 माइनस 24 यानी 1 आ जाएगा। इसकी कहानी तो खत्म। ये 25 24 49 हो जाएगा, जो कि 7 का स्क्वायर है। ओके ठीक है सर जी, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अलग ही तरीके से लगाते हैं। हाँ 24, तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो लंबाई चौड़ाई मिल गई, तो इधर भी 7 हो जाएगा, इधर भी 24 हो जाएगा। तो परिमाप क्या आ जाएगा बेटा? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई 24 धन 7 कर लीजिए, 7 4 11 31 हो जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे तो 62 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ प्रिया, आलोक, कुलदीप, सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है भाई? अच्छा है, सही आना भी चाहिए। सर जी हम लोगों का हमेशा सही आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा कंसंट्रेट रहते हैं भाई। ठीक है आप सभी लगातार क्लास में बने रहें, धक्का मुक्की न करें। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 है और बाजू की लंबाई, बाजू मतलब बगल वाली भुजा की लंबाई 10 है। अच्छा, देखिए विकर्ण 26 है और बाजू की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये 10 है, ये 26 है, तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर निकाल लीजिए, तो ये भुजा आ जाएगी अंडर रूट लेते हुए। अंडर रूट में एक बार जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगी, और घटाएंगे तो 16, 36 का 6, 16 का 4, 6 चौक 24 आ जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, यानी 24 गुना 10, 240 सेंटीमीटर वर्ग सेमी। ऑप्शन डी। सर जी कैसे निकल गया? पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? इसका स्क्वायर 26 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वहीं से बेटा एक आयत का परिमाप और चौड़ाई, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है, और ये 68 है, और चौड़ाई यानी बी दिया गया है इसमें 10,
बी की जगह पे रख दीजिए, बाकी की वैल्यू निकाल लीजिए। लंबाई धन 10 बराबर 2 से भाग दे दीजिए, 34 आ जाएगा। घटा दीजिए, लंबाई आ जाएगी आपकी 24। इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए इनको, तो विकर्ण क्या होता है, कर्ण के अंदर लंबाई धन लंबाई का वर्ग यानी 24 का वर्ग प्लस जो चौड़ाई है 10 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है आपका 576 और 10 का 100, 10 ही है ना। परिमाप 68 है और चौड़ाई 10 है। विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं भाई, मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन। इसकी वैल्यू देख लीजिए, 68 है और 10 है, तो 68 2 से भाग दे दिए, परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। 34 में से 10 निकाल दिए, 24 का वर्ग धन 10 का वर्ग। 576 और 676, 676 किसका वर्ग होता है, 26 का, तो ये आ गया 26। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रिया, कुलदीप, अभय, सोनू केसरवानी, साक्षी केसरवानी, सबका आ रहा है भाई। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 8 है। विकर्ण कितना है, मैं चित्र द्वारा समझा देता हूं इसीलिए सारी चीजें दिखती रहे, और आप लोग कहते हैं समझ में नहीं आता, और जहां नहीं समझ में आता पूछिए भाई। विकर्ण की लंबाई 10 है, ये 10 है, और एक भुजा 8 है, ये 8 है। इसे 8 ले लें क्योंकि उसकी भुजा की लंबाई कम दिख रही है, ये 8 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखना सोनू, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे, बड़ी भुजा का माइनस इसका, 10 का 100 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, ये 36 आएगा। और वर्गमूल जब लेते हैं भुजा का, ये निकालने के बाद वर्गमूल भी तो लेते हैं, तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 6, यानी यहां भुजा 6 आ जाएगी। और क्षेत्रफल क्या हो जाए, 8 छंग 48, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ऑप्शन बी है उसका। सर दूसरी पूजा कैसे निकालते हैं, पूजा नहीं भुजा समझ में नहीं आया। अच्छा रुको भाई, इसको समझा ही दिया जाए, इस सवाल में इसको समझाते हुए ले चलें, नहीं दिक्कत हो जाएगी। लगातार ये रहता है बेचारा, और आप कहते हैं कि हाँ बेचारा नहीं है, आप लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। नहीं सर जी, हम लोग को शर्म नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास 7th का स्टूडेंट है भाई, आप लोगों के साथ लगातार जवाब देता है, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन इसको बताना होगा। देखिए बेटा, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है विकर्ण। विकर्ण को हम मान लीजिए डी मानते हैं। तो यहाँ पाइथागोरस का थ्योरम लगता है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी डी का स्क्वायर क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो जब जब हम डी निकालेंगे तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई दिया गया है। परिमाप कितना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई तो 14 दिया गया है, और परिमाप 60 है, तो 2 से काटिए 30 हो जाएगा, 30 में से 14 घटेगा 16 आ जाएगा, यल 16 आ गया। क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्षेत्रफल विकर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ी, लंबाई गुणी चौड़ाई होती है, यानी 16 गुना 14 कर दीजिए। ऐसे गुणा करने पे 6 चौक 24, ये देखिए 224 आ जाएगा। सर जी कैसे किए हैं, 6 इकाई का अंक 4 का, इकाई इकाई गुणा करिए, देखिए इकाई पे 4 आएगा और किसी पे इकाई 4 नहीं आ रहा है।
224, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एक आयत की विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 और 7 है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? 25 है, और चौड़ाई कितनी है? 7 है। तो पक्का 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर आएगा, मुझे लगता है 576। हाँ, 625 माइनस 49, 576, और इसी का वर्गमूल ले लीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए 576 24 का स्क्वायर होता है। तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी, यानी लंबाई 24 आ जाएगी। परिमाप बताना है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 7 4 11, 31, 31 में 2 का गुणा करिए 62। ऑप्शन डी। संख्या कम क्यों हो रही है भाई, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतनी दी गई है। लीजिए मैं चित्र भी बनाने लगा। अब संख्या ना कम करिए, क्लास बंद होने में टाइम नहीं लगता। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 29 और 20 है। लंबाई 29, चौड़ाई 20 है। परिमाप बताइए। अब लीजिए, ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया। 2 लंबाई धन चौड़ाई कितना हो जाएगा? 49 इंटू 2, 98, 49। अच्छा, विकर्ण की लंबाई है भाई, ध्यान ही नहीं देते एकदम, मतलब फास्ट हम फास्ट चल रहे हैं सर जी, एकदम बाहुबली 3 वाला स्पीड है आपका। हाँ, इधर 20 है, इधर 29 है। तो ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब देखिए 20 एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए 49 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में घटा दीजिए 9 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 21 आ गया। अब परिमाप निकालिए तो 20 और 21 जोड़ के दुगना कर दीजिए, अपने आप परिमाप आ जाएगा, पेरीमीटर 82। ऑप्शन बी। हाँ 82। लंबाई और चौड़ाई 27 है, परिमाप बताना है। अब लीजिए, ये तो एकदम बच्चों वाला खेल है भाई। 24 और 7 जोड़ दीजिए, दुगना कर दीजिए। 24 7 कितना होता है? 7 4 11, 31 होता है, इसका 62 आएगा। थोड़ा सर जी सांस ले लीजिए भाई, हम लेट आए थे तो हम सोचे कि थोड़ा सा तेज करा के क्वेश्चन को टाइम से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हम आज क्वेश्चन बहुत लेकर आए थे। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन थे हर टाइप से, लेकिन बच्चे गायब चल रहे हैं भैया आज, पता नहीं क्यों संख्या गायब है। आते हैं और फिर चले जाते हैं। रेगुलर जो क्लास में रहता है उसी को समझ में आता है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाई गई। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कल के क्लास में जो बच्चा था उसको बताए थे रामबाण सूत्र, और उसमें बताए थे कि प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होती है। प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होती है? पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणित दूसरा। सर जी इसे रामबाण क्यों नाम दिए हैं? इसीलिए नाम दिए भाई क्योंकि ये कई फार्म सवालों में लग जाता है। यही क्वेश्चन 3 बार कराया आपने। हाँ ठीक है, करा रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, फिर भी गलती कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है? 10% बढ़ाए हैं, फिर 20% बढ़ाए हैं, तो क्या करेंगे? 10 प्लस 20 प्लस 10 गुना 20/100, यही ना होगा? 10 20 30 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा, ये 32% आ जाएगा आंसर। तो रामबाण इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्टली आ गया आंसर, प्रतिशत वृद्धि ही आएगा, चूंकि दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ाई जा रही है।
हाँ 32%। प्रशांत प्रजापति, ए एंड बी। अच्छा सही कह रहे हैं भाई, दोनों आंसर सही है। कुलदीप यादव, अंशु कश्यप, सभी भाई 32 32 सही जवाब है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई 13 और 5 है। अब लो भाई, ये सेम टाइप के सवाल अभी हम कराए हैं, इसके देख लीजिए। हाँ, विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है? 13 और ये है 5, तो ये कितना होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का वर्गमूल। तो एक में जोड़ेंगे 13 5 18 हो जाएगा, और एक में घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल ले लेंगे। 18 को 2 गुना 9 लिख सकते हैं, और 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं। वर्गमूल लेने का अपना तरीका है भाई, वीपी रूल वाला। ज्ञानचंद कहाँ गायब हो गए भाई? 2 और 2 निकाल लीजिए बाहर, 9 का 3, 4 का 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। वैसे जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो तो 12 5 और 13 होता है। क्षेत्रफल की गणना कीजिए तो 12 पंचे 60 होगा। अरे भाई क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 12 गुना 5 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सबका। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, इसका परिमाप 34 है, उसके विकर्ण की लंबाई बताइए। थोड़ा थोड़ा टाइप बदल रहे हैं, आयत में थोड़े थोड़े सवाल के टाइप बदल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके सर जी। परिमाप कितना है? 34 है, तो परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 से काट दीजिए 17, यानी लंबाई और चौड़ाई मिला के कितना है? 17 है, और लंबाई गुना चौड़ाई कितना है? 60 है। अब बताइए दो ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणनफल 60 हो और जोड़ने पे 17 आवे। 12 पंचे 60, 12 5 17। बहुत बढ़िया, बहुत सर जी। अब कौन इसको हल करने जाएगा? 12 पंचे 60 और 12 और 5 17, तो ध्यान दीजिए लंबाई 12 है और चौड़ाई तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 13 होगी। अभी तो निकाले भाई, पीछे देख लीजिए। 12 5 और 13, नहीं समझ में आया? ऑप्शन डी होगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए यदि उसके क्षेत्रफल और चौड़ाई क्रमशः 60 और 5 हों? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है 60, और उसकी चौड़ाई कितनी है? 5 है, तो पक्का ये 12 होगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए, अभी अभी निकाले हैं। 12 और 5 ये आ गया, तो 13 भी निकाले हैं। 12 5 13, 5 12 13, तो ये लंबा ये चौड़ाई तो ये लंबाई तो ये विकर्ण हो जाएगा। एक आयत के विकर्ण की लंबाई इस आयत की चौड़ाई क्रमशः इतनी है, विकर्ण की लंबाई कितनी है भाई? 26, और चौड़ाई कितनी है? 10, तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो लंबाई कितनी होगी? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर का वर्गमूल ले लीजिए, लंबाई आ जाएगी 26 और 10 36 हो जाएगा, और 26 में से 10 गए 16, 6 4 24 आ जाएगा। 24 लंबाई आ गया, क्षेत्रफल क्या होगा? 24 गुना 10 240। देखिए सवाल घुमा घुमा के पूछा गया है। एक आयत के विकर्ण की कितनी होनी चाहिए जबकि उसका क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतनी है? लंबाई गुणित चौड़ाई कितना होता है? 120, और यहाँ पे 8 है, तो लंबाई 8 से भाग दे दीजिए, 8 एक कम 8, 8 पंजे 40, 15 हो जाएगा। तो बताइए 15 8
तो विकर्ण कितना हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का 225, 8 का 64, 5 4 9 289, 17 का स्क्वायर होता है भाई, तो ये 17 हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ देखिए अभी लास्ट में हम करते हैं, लास्ट में करते हैं। लीजिए लास्ट आ गया जैसे बोले वैसे ही लास्ट हो गया।